गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे श्वसन। इससे पहले हम डाइजेशन पढ़ चुके हैं। आज हम श्वसन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन। श्वसन होता क्या है? सबसे पहले श्वसन होता क्या है? श्वसन क्या है? श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थों का विखंडन होता है और उससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। यानी श्वसन क्या होगी, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थों का विखंडन होता है। और इस विखंडन से क्या होती है, इस विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है। और भोज्य पदार्थ का जो ये विखंडन है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। यानी श्वसन क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थ का, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थ का विखंडन होता है, जिस तथा हमें एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डाइजेशन पढ़ा था, थोड़ा सा वो भी रिवाइज कर लेते हैं। डाइजेशन पढ़ा था, डाइजेशन में क्या हुआ था, जब हम क्या पढ़ रहे थे, पोषण पढ़ रहे थे। तो पोषण में क्या हुआ था, पोषण में क्या हुआ था, पोषण में भी क्या हो रहा था, भोज्य पदार्थों का विखंडन हुआ था, भोज्य पदार्थों का विखंडन हुआ था। तो फिर जब पोषण में भी भोज्य पदार्थों का विखंडन हो रहा है, श्वसन में भी भोज्य पदार्थों का विखंडन हो रहा है, तो अंतर क्या है? एक्चुअली जब पोषण में भोज्य पदार्थों का विखंडन तो होता है, लेकिन जो जटिल भोज्य पदार्थ है उनसे क्या होता है, सरल पदार्थ बनता है। ऐसा पदार्थ जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी उसे अवशोषित कर सके और हमारी कोशिकाओं तक पहुंच सके। यानी यहाँ पे जो भी भोज्य पदार्थ होगा उसका क्या होता है, लास्ट में माना, जैसे क्या होता है, माना कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट था, ये क्या होता है, लास्ट में ग्लूकोज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में, हाइड्रेट का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, ये तो हो गया आपका पोषण। कैसे कैसे होता है, उसके लिए आपको मेरी पोषण वाली या डाइजेशन वाली क्या देखनी पड़ेगी, वीडियो देखनी पड़ेगी। आज हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा है श्वसन पे। तो अब इस ग्लूकोज का भी विखंडन, इस ग्लूकोज का क्या होना है, विखंडन होना है, जिससे क्या हम मिले, ऊर्जा मिले। इस ग्लूकोज से जो ऊर्जा मिलने की प्रोसेस है वो हमारी क्या है, श्वसन है। और कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बनने की प्रोसेस है वो क्या है, हमारी पोषण है। तो यहाँ पर श्वसन और पोषण को आप थोड़ा समझ लीजिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा पीछे कर बता दिए। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, श्वसन। श्वसन भोज्य पदार्थों का विखंडन, जिससे क्या होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। श्वसन का जो पहला होते, हमें क्या चाहिए, अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा पहला स्टेप है वो क्या, श्वास का आदान प्रदान, जिससे क्या होता है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन क्या होता है, फेफड़ों के थ्रू हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। कोशिकाओं में जो भी ग्लूकोज होता है उसका विखंडन करके क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी इसका जो पहला स्टेप है वो क्या करते हैं, श्वास का आदान प्रदान, जिससे क्या होते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है और ये इस ऑक्सीजन से क्या होता है, भोज्य पदार्थ का विखंडन होता है। यहाँ पे इतनी बात समझ आ गया। अब पहले ये समझ लीजिए कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। श्वसन जो होता है ये मेनली कितने प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है, जिसमें पहले आता है आपका एक अवायवीय श्वसन और दूसरा आता है आपका वायवीय श्वसन, जिसे कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये हो गया आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। इतनी बात समझ आ गई। अवायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन ये हैं क्या, इनके बारे में पता इन्हीं के शब्दों से लग जाता है, जरा बस देखने की देरी है। जिसे आप देखोगे आ, जिसके भी पहले आ लग जाता है उसका मतलब क्या होता है, नहीं। तो इसका मतलब पहले हो गया नहीं। वायवीय का मतलब क्या है, वायु। और श्वसन में कौन सी वायु, ऑक्सीजन। यानी कि अवायवीय श्वसन ऐसी प्रक्रिया जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, यानी कि जिसमें क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो क्या है, अवायवीय श्वसन। यहाँ पे देखिए वायु, कौन सी वायु, ऑक्सीजन। और कोई आ नहीं लगा, यानी कि जिसमें हमें क्या होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो क्या हो गया, वायवीय श्वसन हो गया। अब इतना समझ गए। यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ लीजिए
कि ये होता किसमें, मतलब अवायवीय श्वसन किसमें पाया जाता है और वायवीय श्वसन किसमें पाया जाता है। अवायवीय श्वसन जो हमने पढ़ना है वो दो है, दो में पाया जाता है। पहले आता है आपका ईस्ट को हिंदी इंग्लिश में ईस्ट ही कहा जाता है। दूसरा आता है हमारी पेशियों में ईस्ट और हमारी पेशियों में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस कंडीशन में क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। और वायवीय श्वसन ये हमेशा किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जो वायवीय श्वसन वो हमेशा किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब वायवीय श्वसन होता है तो श्वसन करने का जो हमारा मेन मकसद हो गया ताकि हमें क्या मिले, ऊर्जा मिले, है ना। तो जो वायवीय श्वसन होते हैं उसमें जो मिलती है हमें, वो मिलती है हमें 38 ATP, जबकि जो अवायवीय श्वसन है इसमें केवल हमें 2 ATP ही प्राप्त होती है। ये बात यहीं पे समझ लिए, आगे आपको काम आएंगी। दूसरा ATP जो होता है इसे, ये ATP जो है इसे कोशिका की मुद्रा कहा जाता है, कोशिका की मुद्रा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कोशिका की मुद्रा? आप देखोगे मुद्रा यानी पैसे, हम पैसों से क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता की सारी चीजों को खरीद सकते हैं और अपने जो भी आवश्यकता है, जो भी हमारे शौक होते हैं उसको पूरा कर सकते हैं। वैसे ही कोशिका को अपने जो भी कार्य करने थे या उसकी जो भी आवश्यकता होती है उसके लिए क्या होती है, उसे ATP की जरूरत होती है। यहाँ तक अगर उसे भोजन चाहिए भी ना, अगर उसे खाना चाहिए और ग्लूकोज उसे मिल भी गया, बाहर से हमने खाना दे दिया, उस ग्लूकोज से क्या, हमने भोजन बना लिया लेकिन उसे क्या करना होता है, ग्लूकोज में जब बनाना होता है तभी उसे क्या कहते हैं, एनर्जी मिलेगी। तो उस ग्लूकोज में बनाने के लिए भी उसे क्या होता है, ATP चाहिए, यानी एनर्जी बनाने के लिए भी उसे एनर्जी लगती है। इसलिए जो ATP होता है इसे कोशिका की मुद्रा कहा जाता है। इतनी बात यहाँ पे समझ लीजिए। अब मेन टॉपिक आता है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बस इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कभी पूछ सकता है, वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन क्या है। हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और दूसरा कई बार ये भी आ जाता है कि कोशिका की मुद्रा किसे कहा जाता है, ATP को कहा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में लिखा गया है। अब आगे आप यहाँ तक ये समझ चुके हैं कि श्वसन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। अब मेन कार्य श्वसन का यहाँ से शुरू होता है। अब हमें पता है, हमने भोजन किया, भोजन से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और उस ग्लूकोज से हमें एनर्जी बनानी होती है। अब जब हमने भोजन करा, भोजन हमारे पेट में गया, छोटी आंतों से अवशोषण किया और ब्लड के थ्रू वो सारे अंगों में पहुंच गया, वहां से क्या पहुंच गया, कोशिकाओं में पहुंच गया। अब भोजन जब क्या होता है, कोशिकाओं में आ जाते हैं, यानी कि जो ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज है वो जब कोशिका में आ जाता है, माना ये हमारी कोशिका है, ये हमारा केंद्रक है, यहाँ पे क्या होगा, कोशिका द्रव, बाहर से भोजन क्या होता है, यहाँ आ गया, माना C6H12O6 ग्लूकोज हमारे साइटोप्लाज्म में आ गया। जैसे ही ये कोशिका द्रव में आता है, यहाँ से इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका पहला विखंडन या पहला जो श्वसन प्रक्रिया है इसमें वो होती है और ये जो होता है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। ये 6 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 मॉलिक्यूल बन गए, तो यानी ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बन गए, 2 पायरुवेट यहाँ पे बन जाते हैं। यानी कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का जो सबसे पहले श्वसन होता है या पहले विखंडन होता है वो कहाँ पे हुआ, आपके कोशिका द्रव में, जिसे साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है। साइटोप्लाज्म में इसका पहला डाइजेशन होता है, पहला विखंडन होता है और जिसमें क्या बनता है आपका पायरुवेट, जिसमें आपका पायरुवेट बनता है। और ये पायरुवेट से आगे क्या बनेगा, पायरुवेट का आगे क्या होगा, ये डिपेंड करता है वो किसमें हो रहा है, उसे ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो ग्लूकोज होता है ये 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, जिसे आप C6H12O6 लिखते हैं, दिख रहे हैं 6 कार्बन है। जबकि जब ये टूट जाता है तो इससे पायरुवेट बनता है जो कि C3H4O3 है। कितने कार्बन, 6 कार्बन से 3 कार्बन में बदल गया, यानी ये क्या हो गया, और ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। और 6 से इसमें 6 कार्बन थे तो 3 ही कार्बन मिले, यानी कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल पायरुवेट बन गए, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बन गए। और जब इसका विखंडन हुआ है, टूटा होगा, तो अवश्य है इससे क्या निकलनी चाहिए, एनर्जी निकलनी चाहिए। तो यानी कि ग्लूकोज
का जो पहला विखंडन होता है कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होते हैं। कितने मॉलिक्यूल का पायरुवेट बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और साथ में इससे क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। अब यहाँ से पायरुवेट के साथ क्या होता है, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन मिली या नहीं मिली। सबसे पहले जब पायरुवेट ईस्ट में, सबसे पहले ईस्ट में देखते हैं, ईस्ट में होता क्या है, ईस्ट में ऑक्सीजन, ईस्ट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो कौन सी क्रिया, अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन होता है जब ईस्ट में क्या होता है, पायरुवेट का विखंडन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, तो ये इससे जो होता है एथेनॉल अम्ल बनता है, यानी C2H5OH एथेनॉल अम्ल बनता है। इसे लिखते हैं एथेनॉल अम्ल। क्या बना, एथेनॉल अम्ल बना है। और ये कार्बन, जो 3 कार्बन कंपाउंड है, इससे जो हमारा नया उत्पाद बना वो 2 ही है, जबकि हम जानते हैं उत्पाद में क्या होता है, जो कार्बन कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, वो क्या होता है, खत्म नहीं होता है। यानी कि एक कार्बन कहीं रह गया और एक कार्बन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है और साथ में इससे ऊर्जा निकलती है। अब मैंने बताया था कि ये कौन से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा था, तो कौन सी क्रिया हुई, अवायवीय श्वसन हुआ, बिल्कुल सही। अवायवीय श्वसन में जो ऊर्जा निकलती थी वो कितनी ऊर्जा थी, कितनी थी, 2 ATP, यानी 2 ATP। जो ईस्ट है उसे कितनी ATP एनर्जी मिली, 2 ATP एनर्जी मिली। दूसरी बात है, जो ईस्ट में ये क्रिया होती है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो एथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो इस क्रिया को जो बोला जाता है उसे कहा जाता है किण्वन, उठा देती हूँ साहब, किण्वन, या इसे कहा जाता है फर्मेंटेशन। ये जो क्रिया है किसमें होती है, ईस्ट में होती है, और इससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यहाँ पे जो पूछा जाता है वो इस तरह पूछा जाता है कि ईस्ट फर्मेंटेशन में कौन सी क्रिया पाई जाती है, या फर्मेंटेशन में किसमें पाया जाता है, किण्वन किसमें पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस रीजन से वो ये बनता है कि जब हम आटे में ईस्ट को डालते हैं तो आटा फूल क्यों जाता है, क्यों जाता है, सोचिए जरा। उसका जो आंसर है वो इस रीजन में छुपा हुआ है। जब हम आटे में ईस्ट डालते हैं तो आटे से, मैंने बोला ईस्ट क्या करता है, एथेनॉल बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस जो आटा होता है उसे क्या करता है, फुला देता है, उसे पफी बना दिया जाता है। इसीलिए कोई भी चीज जिसे हमें ज्यादा पफी बनानी होती है उसे में क्या डाला जाता है, ईस्ट डाला जाता है। जैसे आपकी ब्रेड में हो गया और आपका केक हो गया, इन सब में क्या ईस्ट डाली जाती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पफी हो। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे हो गया ईस्ट के बाद जब क्या हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। दूसरी बात, पायरुवेट, यहाँ तक की प्रोसेस सारे एनिमल में सेम होती है। कहाँ, ग्लूकोज से पायरुवेट से, पायरुवेट से आगे सब में अलग अलग होती है। पहली तो यही होगी। दूसरे, जब पायरुवेट में क्या होता है, दूसरा जब हमारी पेशियों में होता है, जब पायरुवेट हमारी पेशियों में जाता है और हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और ज़्यादा एनर्जी को तोड़ने के लिए अगर ऑक्सीजन में, हमने देखा था ऑक्सीजन में क्या होता है, हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है ना, तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगा उसके लिए। और ऑक्सीजन के लिए क्या होती है, हमें ब्रीथिंग हमें फास्ट करनी होती है। देखिए हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े, उसकी कुछ फिक्स कैपेसिटी है, या फिर जब हम ऑक्सीजन हमने ले भी लिया उतनी मात्रा में ऑक्सीजन है भी हमारे लंग्स में, लेकिन वहां से और हमारे मसल्स तक पहुंचने के लिए क्या, उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। ब्लड को वहां तक ले जाने के लिए क्या थोड़ा टाइम लगता है। तो वहां उस कंडीशन में क्या हो जाता है, हम फास्ट एक्सरसाइज करिए, तेज एक्सरसाइज करें तो हमारे मसल्स में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। मेन बात यह था कि जब पायरुवेट हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसमें होता क्या है, जो पायरुवेट होता है वो क्या होता है, तब हमारे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका होता है C3H6O, C3H6O3, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखोगे कार्बन, जो पायरुवेट है वो कितना है, 3 कार्बन कंपाउंड है, तो लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसमें कोई कार्बन तो बचा नहीं, तो यहाँ पे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, साथ में यहाँ पे ऊर्जा निकलती है। अवायवीय शोषण और ऑक्सीजन के एब्सेंट में, मतलब अवायवीय शोषण में कितनी ATP निकलेंगे,
2 ATP यहाँ पे भी निकलती है। जब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे पैरों में दर्द होने लगता है। क्यों होता है वो दर्द? वो जो दर्द है इस लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है, और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि इस लैक्टिक एसिड के कारण जो पेशियां होती है उसमें क्या होते हैं, क्रैम्प पड़ने लगते हैं, जिसके कारण क्या है, हम क्या होता है 2-4 दिनों तक अपने जो पाँव होते हैं, जब हम क्या, अगर हम सिंपली क्या उठक बैठक भी लगा रहे हैं तो हमारे पाँव में क्या होता है, दर्द होने लगता है। किसके कारण? इस लैक्टिक एसिड के कारण। लेकिन 2-4-5-6 दिन बाद क्या होता है, वो जो दर्द होता है अपने आप ठीक हो जाता है। कैसे हो जाता है अपने आप ठीक? क्योंकि जो ये लैक्टिक एसिड होता है ये क्या होता है, ब्लड में घुल जाता है, और जैसे ही ब्लड में घुल जाता है, अब हमारे मसल्स में क्या है, लैक्टिक एसिड तो है नहीं, तो अब हमें क्या होता है, दर्द नहीं होता है। अगला जो इसका मेन स्टेप आता है वो आता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगला जो है, इसको इस साइड लिख लेती हूँ, इस साइड ऑक्सीजन की, थोड़ा सा ऊपर लिख लेती हूँ, इसको लिखती हूँ इस साइड। जब क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये जो क्रिया होती है ये होती है आपकी कॉन्ड्रिया में। इसमें होता क्या है, जब जो पायरुवेट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन मिल रही है तो पूरी तरह से क्या हो जाता है, वहाँ पे विखंडित हो जाता है। विखंडित होकर जो उत्पाद बनाता है वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसमें ऊर्जा निकलती है। कितनी ऊर्जा निकलेगी मैं बता चुकी हूँ, कितनी निकलती है, 38 ATP हमें जो होते हैं जब वायवीय शोषण होता है तब निकलते। आप यहाँ पे देखोगे जो ये था ना 3 कार्बन कंपाउंड था, वो क्या एक कार्बन कंपाउंड में क्या कंप्लीट टूट गया, यानी कि जो हमारा पायरुवेट था वो उसका क्या पूरी तरह से विखंडन हो गया। तो इसे जो कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्ण श्वसन। इसे क्या जाता है, पूर्ण प्रक्रिया या पूर्ण श्वसन, कुछ भी कह सकते हैं, श्वसन। जबकि ये दोनों जो क्रिया हैं, ये दोनों क्रिया, इसमें देख रहे हैं कि जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो किसमें 2 कार्बन कंपाउंड में टूट रहा है, फिर 1 में टूट रहा है। ये 3 था, 3 का 3 ही रह गया। तो इन दोनों की जो ये दोनों जो क्रिया है, इन दोनों को कहा जाता है अपूर्ण श्वसन। ये भी पूछा जाता है कि पूर्ण श्वसन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अपूर्ण श्वसन कहाँ होता है, हमारी मांसपेशियों में होता है और ईस्ट में पाया जाता है। दूसरा जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बता देती हूँ। एक तो मैं बता चुकी हूँ कि जो पूर्ण श्वसन होता है कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, वो बनते हैं उसके बाय प्रोडक्ट की। पूर्ण श्वसन में कौन से उत्पाद बनते हैं, तो कौन सा बन रहा है, हमारा बन रहा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। या फिर जब फर्मेंटेशन होता है तो कौन से उत्पाद बनते हैं, तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, एनर्जी निकल रही है। या फिर जब मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन हो रहा है तो कौन सा उत्पाद बन रहा है, लैक्टेट। तो ये बाय प्रोडक्ट भी बहुत पूछे जाते हैं। सेकेंड की किसमें कितनी एनर्जी निकल रही है। जो ये ATP होते हैं, ATP के एक मॉलिक्यूल से, यानी एक ATP से जो होता है 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है। यानी कि एक ATP से हमें 30.5 किलो जूल एनर्जी मिलती है। यानी कि अगर हमें 38 ATP क्या हो रही है हमारे पास बन रही है, तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, 30.38 कर लो, जितनी भी बना उतना किलो जूल एनर्जी हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यानी कि मनुष्य में जो होता है वो होता है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, उससे क्या बहुत एनर्जी मिलती है। यानी कि श्वसन हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यानी ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा जाना इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे हमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमें प्राप्त होती है। ये तो बात होगी कि हमने श्वसन पढ़ा, श्वसन से हमें क्या मिल रहा है। श्वसन में हमारा मेन मकसद क्या था, ATP को पाना। पर क्यों, क्या जरूरत है इस ATP, क्यों हम इसके पीछे पड़े हुए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ATP मिले। कुछ तो रीजन होगा इस ATP का, सोचो जरा। ATP जो होता है हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ATP पहले तो सबको पता चल गया होगा, पहले सबने सोच लिया होगा कि ATP इससे, क्योंकि हमें क्या होती है, इससे ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल सही, जो पूरा कंक्लूजन है वो यही है कि ATP इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा क्यों जरूरत है, क्योंकि हमें अपने रोजमर्रा के काम करने, जितने भी शारीरिक कामों को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऊर्जा। ऊर्जा क्यों जरूरी होगी, शारीरिक कार्यों को करने के लिए, है ना।
जब हम कोई भी सारी कार्य करते हैं तो हम अगर मुझे यहाँ से थोड़ी दूर जाना है तो मुझे क्या करना होगा, पैरों से चलना होगा। कैसे चलेंगे, जब हमारी मसल्स क्या होती हैं, फैलती या सिकुड़ती होती। तो इस एटीपी के लिए क्या जरूरत क्यों होती है, पेशियों के, यानी कि पेशियों के फैलने एवं सिकुड़ने के लिए, मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने के लिए क्या होती है, हमें एटीपी की जरूरत होती है। जब हायर क्लास में जाओगे तो आप वहां पे पूरी प्रोसेस पढ़ोगे कि मसल्स कैसे फैल रही हैं, कब उससे एटीपी जरूरत होती है। जैसे एटीपी खर्च होती है वैसे ही फैलना शुरू हो जाती है, फिर से अपनी नॉर्मल पोजिशन में जाती है। तो पहला हमें पता चल गया एटीपी के सिकुड़ने के लिए। दूसरा होता है हमारा जो पूरी की पूरी बॉडी बनी है, किससे बनी है, प्रोटीन से बनी है ना, किससे बनी है। और प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम करता है। लेकिन राइबोसोम को प्रोटीन के संश्लेषण के लिए क्या होती है, एटीपी की जरूरत होती है। तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एटीपी की जरूरत क्यों पड़ी, प्रोटीन के संश्लेषण। तीसरा, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे पढ़ाने के लिए दिमाग से जो मेरे थिंकिंग चल रही है कि मुझे आपको ये बताना, उसे बताने के लिए मुझे हाथ का मूवमेंट करना, अपना मुंह का मूवमेंट करना पड़े, साथ में मुझे लिखने के लिए। तो मेरे ब्रेन क्या करता है, सारी जगह क्या मैसेज पहुंचाता है कि ये काम करो। तो ब्रेन से बॉडी में मैसेज पहुंचाने के लिए, भैया बॉडी से ब्रेन में मैसेज पहुंचाने के लिए क्या चाहिए होता है, एटीपी खर्च होती है, एटीपी की जरूरत होती है। अगर हमारी बॉडी में एटीपी नहीं है तो हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देगा, या उससे ना तो कोई मैसेज लेगा ना कोई मैसेज देगा। और ब्रेन मैसेज लेता देता किस में है, आवेग के रूप में, यानी आवेग के संचरण के लिए, आवेग के संचरण के लिए। तो आप ये इंपॉर्टेंट 4-5 हुए हैं पॉइंट है जिससे आपको पता चलता है कि एटीपी क्यों हम श्वसन के पीछे पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा एटीपी बने, ताकि क्या हो, हमें ऊर्जा मिले, हमारी मांसपेशियां फैलने और सिकुड़ने में यूज होती है। प्रोटीन का संश्लेषण होगा तभी हमारी बॉडी बन पाएगी, उसके लिए हमें एटीपी चाहिए होगा। साथ में हमें कोई भी कार्य करने के लिए हमारे ब्रेन प्रॉपर काम करना चाहिए, हमें उसे हमें सूचनाएं देनी पड़ेंगी, और सूचना को देने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एटीपी की। श्वसन पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था इससे पहले श्वसन होता क्या है। श्वसन क्या है, भोज्य पदार्थों का विखंडन जिससे क्या होती है, एनर्जी निकलती है। क्या है श्वसन, भोज्य पदार्थों का विखंडन, है ना। और इस विखंडन से क्या होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम कौन सी क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। लेकिन अब ये भोज्य पदार्थ का विखंडन जो होता है वो होता है किसकी प्रेजेंस में है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। होता कहाँ पे है भोज्य पदार्थ का विखंडन, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इतनी बात हम पढ़ चुके थे इससे पहले वाले लेक्चर में। अब बात यह है कि जो ऑक्सीजन होता है वो कोशिका में, और कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता कैसा है। तो जो ऑक्सीजन का पाथवे है कि ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल से हमारी माइटोकॉन्ड्रिया तक, जहाँ पे क्या होता है भोज्य पदार्थ का विखंडन होता है, वहां तक पहुंचता कैसे है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। हमें आज जो मेन पढ़ना है वो है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र होता क्या है, मतलब श्वसन के कौन कौन से स्टेप है, यानी ऑक्सीजन है वो किन किन ऑर्गन से या किन किन ऑर्गेनल से पास होकर हमारी माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है, वहां पे भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। तो इससे आप सबसे पहले डायग्राम से समझिए। जब भी हम सांस लेते हैं, सांस के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, वायु लेते हैं। वायु कहां से लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं। किसके थ्रू लेते हैं, नाक के थ्रू। तो हम नाक क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नाक। पहले डायग्राम समझिए फिर इसके बारे में आगे। नाक के द्वारा हम ऑक्सीजन को लेते हैं या वायु को लेते हैं, और नाक से फिर ये कहाँ जाती है, हमारी गर्दनी में। हमारा जो यहाँ से हमने लिया ये वाला जो एरिया होता है, ये क्या होता है, गर्दनी, इंग्लिश में से फेरिक्स कहा जाता है। उसके बाद ये आगे कंठ में पहुंचता है, जिसे लैरिंक्स कहा जाता है। कंठ से आगे ये श्वास नली से होता हुआ हमारे फेफड़ों में पहुंचता है। श्वास नली जो होती है इसमें कार्टिलेज रिंग लगी होती है। ये रिंग क्यों लगी थी ये भी आप जानोगे। जैसे कि ये क्या पहुंचता है, ये हमारा फेफड़े हो गए, हमारे फेफड़े में पहुंचता है। फेफड़े में ये दोनों फेफड़ों में जो हमारी श्वसन नली होती है डिवाइड हो जाती है, किसे, जिसे हम श्वसनी कहते हैं। श्वसनी से ये फिर श्वसनिका के थ्रू कूपिकाओं में
जाता है। और कूपिका हमारे रियल ऑर्गन्स है या रियल पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जहां पे क्या होता है ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जहां से जाना शुरू होती है। ये जो हमारी कूपिकाएं होती हैं इनमें क्या होते हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनिकाएं होती हैं, जिसके द्वारा क्या होती है ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है और बॉडी से हमारी कोशिकाओं से माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा दिया जाता है, जहां से भोज्य पदार्थ का विखंडन होता है। तो ये आप डायग्राम देख चुके हो। तो हमने देखा है कि जब हम श्वसन क्रिया में सबसे पहले कहाँ जाता है, कहाँ से हम श्वास करते हैं, तो हम करते हैं नाक या इसे कहा जाता है नासा द्वार। हमारे नाक में 2 द्वार होते हैं ना, उन्हीं को कहा जाता है नासा द्वार। इन नासा द्वार से हम क्या करते हैं, हमने वायुमंडल से क्या कही ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन द्वारा नासा द्वार द्वारा क्या होगी हमारे आगे के पाथवे में जाएगी। नासा द्वार में होता क्या है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ महीन बाल होते हैं, बारीक बारीक से बाल होते हैं। इन बालों का कार्य क्या है, क्यों है ये बाल, ये जो महीन बाल है इनका कार्य है वायु को क्या करना, निस्पंदित या इससे क्या करना फिल्ट्रेट करना। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वायुमंडल से, जो हम सांस लेते हैं उसमें क्या कुछ धूल के कण या कुछ अन्य अशुद्धियां आ जाती हैं। जो धूल या अन्य अशुद्धियां होती हैं इन्हें क्या करता है, ये फिल्ट्रेट करने इन्हें छानने का काम करता है, ताकि हमारी बॉडी में क्या जाए शुद्ध ऑक्सीजन जाए। तो यानी इसका कार्य क्या हो गया, धूल या इससे क्या अशुद्धि रहित वायु, अशुद्ध रहित वायु को मतलब शुद्ध वायु को हमारी क्या होती है बॉडी में पहुंचाना होता है। ये काम करते हैं हमारे जो नासा द्वार होते हैं उनमें जो ये बारीक से क्या होते हैं महीन से बाल होते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो यहीं पे क्या होता है, एक श्लेष्मा की लेयर होती है। जो हमारा नासा द्वार होता है उसमें श्लेष्मा की परत होती है। और इसका कार्य क्यों होती है ये परत, इसका जो कार्य है ये क्या करते हैं हमारे श्वसन में सहायता करती है। तो इतनी बात समझ आ गई। तो जब भी हम वायु करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, जब हम श्वसन करते हैं फर्स्ट स्टेप क्या, नासा द्वार में जाती है ऑक्सीजन, जहां पे क्या होता है नासा द्वार द्वारा महीन बालों और श्लेष्मा के द्वारा क्या होता है जो वायु होता है उसका फिल्ट्रेशन होता है और शुद्ध वायु हमारे आगे पहुंचती है। अब नासा द्वार में वायु पहुंची, नासा द्वार से वायु हम देख रहे हैं कहाँ जा रही, गर्सनी या फेरिंग्स में होते हुए कहाँ जा रही है, कंठ। यानी नासा द्वार से वायु आगे गई, कहाँ गई, आपकी गर्सनी में गई, गर्सनी या से फेरिंग्स कहते हैं। और उसके बाद आगे जाती है, आगे कहाँ जाती है, कंठ में जाती है ना। और कंठ जो होते हैं, कंठ से आगे जो होते हैं हमारी, देख रहे हो ये कंठ हो गए, कंठ से आगे एक हमारी पाइप है, इस पाइप को हम बोलते हैं श्वास नली। कहाँ जा रही है आगे, श्वास नली में जा रही है। और इस श्वास नली को ट्रेकिया कहा जाता है। जब अब समझने वाली बात है, इस श्वास नली में आप देखोगे तो इसमें क्या है, कार्टिलेज रिंग, ये गोल गोल से मैंने ब्लू पेन से कुछ रिंग बना रखी है, माना ये हमारी क्या है श्वास नली है। तो इसमें कुछ इस तरह के ये रिंग है। इस रिंग की क्या आवश्यकता है, पहले तो इस रिंग को कहा क्या जाता है, इसे जो कहा जाता है इसे कहा जाता है उपास्थि वल्य, या इसे कहा जाता है कार्टिलेज रिंग। ये जो उपास्थि वाले हैं इसकी जरूरत क्या थी, जैसे कि आप इस तरह से समझिए, जब हम एक पॉलिथीन लेते हैं ना, पॉलिथीन में हम हवा भरते हैं, जैसे हम हवा बोलते हैं कि वो क्या है उससे फूल जाती है, लेकिन जैसे हम उसकी हवा निकालते हो क्या होती पूरी पिचक जाती। तो इसी तरह जो हमारी श्वास नली है ना, ये भी क्या है, इसमें भी तो हम हवा भर रहे हैं ना, हमने सांस ली, हमारी हवा भरी, तो इस श्वास नली में जैसे ही हवा भरती तो इसका क्या होना था, फैल जाए। हवा क्या करेगी, प्रेशर डालेगी ना, प्रेशर डालेगी तो क्या होगा, फैल जाएगी। और फिर जैसे ही हम क्या करते श्वास छोड़ते तो क्या हो जाती, चिपक जाती। तो जो ये कार्टिलेज है, ये श्वास नाली आपस में चिपके ना, या ये क्या फैले ना, बहुत जाती है इस पे वो घेरे ना, फैले ना अपनी जगह पे। तो उसको बचाने का, उसको एक निश्चित शेप दे, एक अपने पर्टिकुलर शेप में बने रहे, उसी का बने रहे। तो इसलिए क्या होती है, कार्टिलेज रिंग होती है। ये जो कार्टिलेज रिंग होती है, ये जो कार्टिलेज रिंग होती है,
ये जो श्वास नली है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ताकि वो अपने मार्ग से निष्पादित ना हो। उपास्थि वाल्य होते हैं। अब इन उपास्थि वाल्य का कार्य क्या है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, यहाँ पे थोड़ा लिख देती हूँ। उपास्थि वाल्य के अगर कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या है, ये सुनिश्चित करना, ये सुनिश्चित करना, किस बात को सुनिश्चित करना कि जो वायु का मार्ग है, वायु का मार्ग निपातित ना हो। निपातित मतलब अपने जगह से भटके ना, वो जितना उसका फिक्स मार्ग है उसी में वो फैले या सुकड़े ना। आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे मतलब ये क्या है, कार्टिलेज रिंग है और ये हमारी ये कार्टिलेज रिंग और ये क्या है, पाइप है। अब क्या होता है, अगर ये पाइप क्या होता है, रबड़ का होता है ना, पतला सा पाइप होता है, तो इसमें हम हवा भरते तो ये क्या हो जाता, इसमें फैला था ये पाइप, तो ये इस तरह से फैलता। लेकिन इसके चारों ओर क्या है, कार्टिलेज की रिंग, मजबूत रिंग लगी है, तो जिससे इसमें हवा भरेंगे तो ये फैलने की कोशिश करता है, लेकिन ये कार्टिलेज जो रिंग है इसे फैलने नहीं देती। उसी तरह से जैसे इससे हवा बाहर निकल तो ये क्या होता है, पिचकने लग जाता है, लेकिन कार्टिलेज रिंग ने इसको अपने साथ बांध रखा तो उसे पिचकने नहीं देती है। तो यही काम यहाँ पे कार्टिलेज रिंग करती है। काम क्या करती है, वायु के मार्ग को निपातित करती है। तो ये पूछा जा सकता है, बाई चांस ज्यादा बारीक पूछने लगे तो ये पूछा जा सकता है कि कार्टिलेज रिंग की क्या उपयोगिता है श्वसन तंत्र में। अब क्या हो गया, श्वसन नलिका में चली गई वायु, श्वसन नलिका से आगे कहाँ जा रही है, श्वसनी में जा रही है। श्वसनी से होते हुए लास्ट में कहाँ जा रही है, इसे डायरेक्ट यहीं पे समझ लीजिए। यहाँ से जो हमारी श्वास नली है वो दो भागों में डिवाइड होगी, जिसे हम कहते हैं श्वसनी। श्वसनी आगे जाके क्या होता है, छोटे छोटे भागों में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। आप देख रहे होंगे छोटे छोटे ब्रांच में क्या हो रही है, डिवाइड। ये जो छोटे छोटे ब्रांच होते हैं इन्हें श्वसनिका या ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ये श्वसनिकाओं के आगे आप देखोगे तो एक छोटी सी थैली जैसी संरचना हमें देखने को मिल रही है, जिसे कि हम कुपिका कहते हैं। इस तरह से समझ लीजिए, माना कि ये क्या थी हमारी, ये श्वसनी थी। इस तरह के श्वसनी आए, ये आगे जाके ये छोटी छोटी, ये इस तरह से अलग से दिखा देती हूँ, कुछ भागों में ये इस तरह से डिवाइड होगी। इस तरह से ये डिवाइड होने लगी आगे जाके इस तरह से। ये जो डिवाइड है इन्हें बोलते हैं आप श्वसनी। ये जो थी आपकी श्वसनिका थी, सॉरी, ये जो थी आपकी श्वसनी थी, और ये आगे जाके जो डिवाइड होगी इसे बोलेंगे आप श्वसनिका। इसे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और इसके आगे कुछ इस तरह से थैली नुमा क्या होती हैं, ये संरचनाएं लगी हुई होती हैं। ये जो संरचनाएं इन्हें बोला जाता है आपके कुपिकाएं, कुपिका या इन्हें एल्वुलाई कहा जाती है। ये जो कुपिकाएं होते हैं ये मेन सरफेस होता है, मेन पार्ट ऑफ ऑर्गन्स होता है, जहां से ऑक्सीजन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ये जो कुपिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, बहुत कैसी होती हैं, पतली होती हैं, पतली होती हैं। और इसमें जो होता है जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल का एक विस्तृत जाल होता है। यहाँ पे बहुत रक्त वाहिनियाँ होती है, वही निकाय या ब्लड वेसल्स होती हैं। ये जैसे आपकी माना ये क्या है, आपकी कुपिका है, इसके चारों ये पूरी तरह से जो होगी आपकी जो ब्लड वेसल्स होंगी उससे इस तरह से क्या होती है, पूरी तरह से ये इसके चारों ओर इसको लपेट के रखती हैं। क्यों रखती हैं, ताकि जब यहाँ पे ऑक्सीजन आए और ये ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ब्लड होगा, और ये ब्लड क्या होगा, उस ऑक्सीजन को लेके पूरे शरीर में जा सके। तो इस तरह से ये क्या होती हैं, पूरी तरह से ये ब्लड वेसल्स से जुड़ी हुई होती है ना। ये धमनी हो गई रेड कलर की, ऐसा समझ लीजिए, और जो ये ब्लू कलर के हैं वो आपकी शिराओं की वहिकाएं होगी। तो जैसे ही ऑक्सीजन फेफड़ों से होते हुए आपकी लास्ट पार्ट यहाँ पे आती है, कहाँ, एल्वुलाई में आती है। एल्वुलाई की परत जो तो बहुत पतली होती है, उससे विसरण द्वारा वो वैसे ही ब्लड वेसल्स में पहुंच जाती है। और जैसे ही ब्लड वेसल्स में होते, ये ब्लड वेसल्स आगे जाके क्या होती हैं, हमारे अंगों में मिल जाती है। अंगों से फिर ये क्या जाती है, हमारी कोशिकाओं में चली जाते हैं, और वहां से कोशिका से जो होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है हमारा
ऑक्सीजन चला जाता है। और ऑक्सीजन जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है वहां से ये भोज्य पदार्थ का विखंडन करके क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। अब यहाँ पे जैसे एनर्जी रिलीज होती है इसी के साथ क्या होता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया तो इसे हम बॉडी में तो रख नहीं सकते, हमारे शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक है, हमें इसे निकालना होता है। कैसे निकालते हैं, फेफड़ों के थ्रू निकालते हैं। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से ऑक्सीजन आया था उसके विपरीत होते हुए ये कहाँ जाता है, फेफड़े और नासाद्वार द्वारा ये वहाँ से बाहर चला जाता है। इतनी बात समझिए। यहाँ पे एक छोटी सी बात और है समझने लायक, वो बात ये है कि जब ऑक्सीजन जो होता है हमारी एल्बुलाई में आता है यानी कुपिकाओं में आता है तो यहाँ से ये क्या जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है। ब्लड वेसल्स वहिकाएं हैं तो वहिकाओं में क्या होगी, मिठाई देती हूँ इसको ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए। यहाँ पे जैसे ही पहुंच गई, यहाँ पे क्या होगी, रुधिर वहिकाएं होती हैं, वहिकाएं होती हैं, इस तरह से वहिकाएं होंगी। इस वहिकाओं में क्या होता है, रुधिर होगा, है ना। इस वहिकाओं में रुधिर होगा। रुधिर में जो होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, इसमें जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को अपने साथ बांध के क्या करता है, परिवहन करता है या वहां से चलना शुरू करता है और वहां से क्या होता है, विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। यानी ऑक्सीजन जो होता है हमारे फेफड़ों तक, फेफड़ों से अंगों तक किस रूप में पहुंचता है या उसे कौन ले जाता है, तो उसे ले जाने का काम कौन करता है, आपका हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन लगभग जितना भी ऑक्सीजन हमारे शरीर में ट्रैवल करता है तो उसका लगभग 97% जो होता है हीमोग्लोबिन ट्रैवल करता है। जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को अपने साथ बांध कर क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाते हैं, तो वो जो कंडीशन होते हैं उसे बोलते हैं ऑक्सीजन तो ऑक्सी और हीमोग्लोबिन तो हीमो, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जब ऑक्सीजन कोशिकाओं के विभिन्न अंगों में किस रूप में जाती है, तो किस रूप में जाती है, हीमोग्लोबिन के रूप में जाती है। या ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बन जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन करते हैं। अब मैंने बोला कि 97% क्या करता है, हीमोग्लोबिन ले जाता है। तो बचा हुआ जो 3% है उसे उसका क्या होता है, ये जो बचा हुआ 3% ऑक्सीजन होता है इसका जो ट्रैवल करता है, इसे जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है वो ले जाता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है इस घुलित अवस्था में, प्लाज्मा जो होता है ऑक्सीजन को अपने साथ घोल के वो एक अंग से दूसरी जगह दूसरे अंग में ले जाने के काम करता है। अब इतनी बात हम समझ गए, ऑक्सीजन पहुंच गया आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां से क्या हो गया, वहां से ऊर्जा रिलीज होगी। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंची, यहाँ से ऊर्जा रिलीज हुई और साथ में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वापस क्या होता है, इसे भी क्या होता है, फेफड़ों के थ्रू बाहर निकालना होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका जो परिवहन होता है विभिन्न अंगों से कहाँ तक, फेफड़ों तक या वायुमंडल तक, उसमें जो होता है उसमें जो मेन जहां ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, हीमोग्लोबिन ले जाता है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड को जो ले जाने का काम करता है वो करता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बांध कर या अपने साथ बांधकर उसको क्या करता है, फेफड़ों तक ले जाता है। और किस रूप में ले जाता है, ये दो कंडीशन में ले जाता है। लगभग 75% जो प्लाज्मा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ ले जाता है। इसमें से भी 70% जो होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में ले जाता है। कार्बन डाई जो होता है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाई जो होता है, सॉरी प्लाज्मा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करके वो कहते हैं बाइकार्बोनेट बनाता है। बाइकार्बोनेट के रूप में ये कहाँ ले जाता है, उसे फेफड़ों तक लाता है। और उसके अलावा जो बचा हुआ लगभग 5% है, उससे जो होता है वो घुलित प्लाज्मा जो है घुलित अवस्था में कहाँ लाता है, फेफड़ों तक लाता है और वहां से फिर उसे वायुमंडल में पहुंचा देता है। अब ये तो हुआ कि वो 70, अगला जो बचा हुआ प्लस का जो लगभग 25% है उसका क्या होता है, वो कहाँ जाता है। जो ये लगभग 25% भाग है ये क्या होता है, यहाँ पे भी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने साथ बांध लेता है और अपने साथ बांध कर इसे क्या करता है,
फेफड़ों तक ले जाता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन आपस में बन जाते हैं तो इसका जो नाम पड़ जाता है उसका पड़ जाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब यानी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इसके नाम से पड़ जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। लगभग 23 से कभी ये 23 से 25 की रेंज में जो होता है वो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जाता है। 75 से 75 की रेंज में लगभग जो होता है प्लाज्मा की फॉर्म में ये क्या होता है ट्रैवल करता है। यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या पहुंच जाता है, यहाँ से अब ये पहुंच जाएगा आपकी कुपिकाओं में। ये श्वसन नली होगी, श्वसन नली से लास्ट में कहाँ जाती है, कुपिकाओं में जाता है। और ये ऑक्सीजन समझ लीजिए कुपिकाओं में जाता है। कुपिकाएं क्या थी हमारी, कुपिकाएं में जो होता है ऑक्सीजन का या ऑक्सीजन दोनों लिखना चाहिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। अब हम इतनी बात समझ गए। ये जो होते हैं यहाँ पे जो कुपिकाएं थी हमारी, ये इस कुपिका तक पहुंच गए। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू यहाँ से जो होती है हमारी कुपिकाओं में पहुंच गए। और कुपिकाओं के बाद ये जो यहाँ से होती है कुपिकाओं में पहुंच गई, कुपिकाओं से यहाँ से ट्रेवल करते ये आपकी श्वसनी में पहुंचेगी। श्वसनी से फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया से कंठ, कंठ से गर्सनी, और गर्सनी से नाक के थ्रू हम से फिर वायुमंडल में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कैसे ट्रेवल हो रही, जहाँ जो ऑक्सीजन का ट्रैवल इस तरह सा, वही कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रैवल क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। उसका जो परिवहन है वो ऊपर में, यानी पहले कहाँ आएगी, ब्लड वेसल के थ्रू कहाँ आएगी, प्लाज्मा के थ्रू, ब्लड वेसल्स बोलो, हीमोग्लोबिन बोलो, तो वह कहाँ आ गई, कोपिकाओं में आ गई। कुपिकाओं से फिर ये श्वसनी में, श्वसनी से कंठ, और कंठ से गर्सनी, और गर्सनी से नासा द्वारा हम इसको क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में वापस छोड़ देते हैं। स्टेप हो गए जहाँ से हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ से ट्रेवल करता है। तो अब बात करते हैं कि जो मेन क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में वो कहाँ से बनते हैं। तो जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपको सबसे पहले कि कुपिका से, कि जो ऑक्सीजन है उसका आदान प्रदान कहाँ होता है, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, आपकी कुपिकाओं में होता है। उसके अलावा जो मेन क्वेश्चन देखा गया है वो पूछा जाता है कि कार्टिलेज रिंग से पूछा जाता है कि कार्टिलेज रिंग की हमारी बॉडी में क्या आवश्यकता है। दूसरा पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ट्रैवल किस रूप में होता है, तो किस रूप में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, या ऑक्सीजन को जो है फेफड़ों से या कुपिकाओं से शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन ले जाता है, तो कौन ले जाता है, आपका हीमोग्लोबिन ले जाता है। दूसरा आता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है, तो करता कौन है, प्लाज्मा करता है और हीमोग्लोबिन दोनों करते हैं। प्लाज्मा जो तो दो फॉर्म में करता है, कई बार पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में सारे दे देते हैं, आपको सही लगाना होता है। तो वो बाइकार्बोनेट के रूप में भी करता है, घुलित अवस्था में भी करता है, और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप है। और कई बार इसके स्टेप पूछ ले जाते हैं कि निम्न में से कौन सा स्टेप क्या होता है, श्वसन तंत्र में नहीं आता है, श्वसन का नहीं है। तो सांस लेना, गैसों का आदान प्रदान, या आपको दे देगा नासा द्वारा, गर्सनी, कंठ, श्वास नली, बीच में आपको कोई डाइजेशन के पार्ट पहुंचा दिए, या ट्रांसपोर्ट कोई और दूसरे सिस्टम के पार्ट्स में जोड़ देता, तो इस तरह से वो आपको क्वेश्चन पूछता है थोड़ा से। पादपों में श्वसन, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मानव में श्वसन और श्वसन तंत्र। जिस प्रकार से मानव में क्या होता है, श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र में क्या होता है, जैसे नाक हो गई, हमारे फेफड़े हो गए, उसके बाद हमारी कुपिकाएं हो गए। तो पौधों में इस प्रकार का कोई श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता। पहली बात क्या है, पौधों में कोई श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो जब पौधों में श्वसन तंत्र नहीं होता है, श्वसन का पहला स्टेप हमें पता है क्या है, गैसों का आदान प्रदान। तो गैसों का आदान प्रदान किस तरह से होता है पौधों में, पहली बात तो ये है, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि पादपों में श्वसन नहीं होता है। पादपों में भी श्वसन होता है। अगर पादपों में श्वसन नहीं होगा तो उन्हें एनर्जी कैसे मिलेगी। हम श्वसन का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि श्वसन का मेन काम क्या होता है, ऊर्जा बनाना, जिससे कि प्रत्येक जीव जंतु क्या करते हैं, अपने शारीरिक क्रियाओं को करते हैं। लेकिन कुछ लोग बच्चों में बेसिकली ये होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि पादपों में श्वसन नहीं होता है, वो ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन ये गलत है, पादपों में भी श्वसन होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ का विखंडन होता है जिससे एनर्जी मिलती है। बस ये होता है कि पादों में श्वसन तंत्र नहीं होता है।
पहली बात यह है कि इनमें क्या होता है, श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है, तंत्र नहीं होता है। अब बात यह है कि श्वसन तंत्र नहीं होता है तो श्वसन होता है। श्वसन का पहला जो स्टेप है वो पता है हमें, वो क्या है, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान। अब जो श्वसन तंत्र नहीं है तो गैसों का आदान प्रदान होता है कैसे? जिस तरह से मनुष्य जीव जंतु में क्या होता है, श्वसन तंत्र होता है, उसी प्रकार से पौधों में श्वसन तंत्र ना होकर उनकी जो पूरी बॉडी होती है उनमें अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइप से कुछ संरचनाएं होती हैं जो उनके श्वसन में काम होते हैं, यानी कि उनकी पूरी बॉडी में क्या होता है, श्वसन का कार्य होता है। जैसे सबसे पहला जो आता है इसमें वो आते हैं रंध्र, पहला जो आता है वो आते हैं रंध्र, यानी स्टोमेटा। ये रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? ये रंध्र जो पौधे का जितना भी हरा भाग होता है, ग्रीन एरिया है, उसमें क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि पौधे के हरे भाग में। जैसे कि ये पत्ती है माना, तो इस पत्ती के सरफेस पे क्या है, कुछ इस तरह से छोटी छोटी सी क्या होती है, संरचनाएं होती है, और इस संरचनाओं के थ्रू ही उनमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। माना इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो ये वायुमंडल से इस रंध्र के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, अगर इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है तो इस रंध्र से ऑक्सीजन को छोड़ना है तो ऑक्सीजन को इस रंध्र से छोड़ेंगे। इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से अपनी बना रही, इस तरह से इन रंध्रों की कुछ संरचना होती है। तो पहला पता चल गया, पहले पौधे में श्वसन किसके थ्रू होता है, पौधे के जो हरे भाग है उनमें रंध्र होते हैं, रंध्र के थ्रू उनमें श्वसन होता है। और दूसरा जो संरचना पाई जाती है वो पाई जाती है, उसे बोलते हैं वात रंध्र। अब ये क्या हुआ, इंग्लिश में से कहते हैं लेंटिकल, लेंटिकल। ये जो होते हैं ये पाए कहा जाते हैं, जो पौधे का कास्टिल भाग होता है, कास्टिल या कास्टीय भाग होता है, कास्टिल तना, कास्टिल तना या एवं शाखा में पाया जाता है, एवं शाखा, कास्टिल तना और शाखा में जो पौधे का कठोर भाग होता है उसमें क्या होता है, कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें वात रंध्र कहा जाता है, और उनके थ्रू उनमें गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि आपने कोई तना देखा होगा, कठोर तना, तो उसमें आप देखोगे तो मानो ये तना है तो इसमें कुछ इस तरह की हमें व्हाइट से कुछ दूसरे रंग की इस तरह की कुछ हमें संरचनाएं दिखाई देती है। इन संरचनाओं को ही क्या कहा जाता है, वात रंध्र कहा जाता है। और ऐसे एरिया पे जहाँ पे पाए जाते हैं तने को, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन देने लेने यानी गैसों के एक्सचेंज का काम करते हैं। जैसे कि आप एप्पल देखोगे तो एप्पल की संरचना माना इस तरह से आपके पास एप्पल है, तो इस पे क्या है, तो व्हाइट कलर की कुछ इस तरह से छोटे छोटे से हमें संरचनाएं देखने को मिलती है। वो जो संरचनाएं होती हैं वो क्या होती है, वात रंध्र होते हैं। वहां पे जो होती है उन्हें जो एप्पल है, एप्पल में क्या करती है, ऑक्सीजन देने लेने या गैसों के आदान प्रदान में हेल्प करती है, श्वसन में हेल्प करती है। तो दो ही संरचनाओं में तीसरी संरचना है, उसे बोलते हैं मूल रोम, यानी रूट हेयर। रूट हेयर ये क्या होती है, रूट हेयर कहाँ पाई जाती है, जो यंग रूट्स होती हैं उनमें पाई जाती है। पहले पाई क्या करती है, जो नई जड़ें होती है। जैसे कि ये हम देखते हैं, जैसे मूली ले लो, मूली या गाजर ले लो, कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह की संरचना होती है। हम देखते हैं कि इसमें क्या होती है, बारीक बारीक से इस तरह से हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी सी कहते हैं जड़ें दिखाई देती है। ये जो बारीक बारीक सी जड़ें हैं इन्हें ही क्या कहा जाता है, मूल रोम कहा जाता है। इनके कार्य क्या होता है, ये जो होते हैं इसके आसपास जो क्या होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं। इन मिट्टी के कणों के बीच में जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को ये ग्रहण करते हैं। इस तरह से मूली में क्या होता है, या जो जड़ होती है उनमें क्या होता है, श्वसन होता है। तो आप यहाँ पे इतनी बात समझ चुके हैं कि पौधों में श्वसन कैसा होता है। पौधे में कोई पर्टिकुलर श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता जैसे मनुष्य में होता है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पे क्या होता है, अलग अलग प्रकार की कुछ रचनाएं होती है जिनके थ्रू वो अपना श्वसन का कार्य कंप्लीट करता है। जैसे हरे भाग में रंध्र हो गया, जो कास्टिल कठोर एरिया है वहां पे वात रंध्र हो गया, और जो जड़ें होती है, यंग रूट्स होती हैं, उनमें जो होते हैं मूल रोग पाए जाते हैं। तो ये तो बात होगी उसकी संरचनाओं के बारे में। अब बात ये है कि हमने पढ़ा है कि श्वसन में क्या होता है,
ऑक्सीजन होता है। इसको मिटा देती। श्वसन जब होता है तो मेन काम क्या होता है श्वसन में? श्वसन में जो मेन काम होता है वो होता है भोजन का विखंडन और ऊर्जा प्राप्त करना। अब जैसे कि मनुष्य में श्वसन कैसा होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो क्या करती है हमारे एल्वेलाई के थ्रू पूरी बॉडी में जाती है। कैसे जाती है? हीमोग्लोबिन ले जाता है और आदान प्रदान जो सर्फेस उसमें कैसा होता है? विसरण द्वारा होता है। ऐसे ही जो पौधे की संरचना है इनमें जो श्वसन होता है ये कौन सी विधि द्वारा होता है? विसरण विधि द्वारा होता है। विसरण विधि द्वारा। विसरण विधि क्या हो गया? मतलब उच्च मात्रा से कोई भी पदार्थ हो सकता है जब वो क्या होते निम्न मात्रा की और क्या होते ट्रैवल करती है तो उसे कहते हैं विसरण। जैसे क्या माना वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और यहाँ पे पौधे हैं, पौधे के शरीर में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो ऐसी कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है पौधे के शरीर में चले जाता है। वहीं अगर वायुमंडल में क्या है ऑक्सीजन की मात्रा कम है लेकिन पौधे के शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, मात्रा यानी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये जो होता है वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ देता है। यानी उच्च स्तर से जहाँ पे परसेंटेज ज्यादा है वहां से जहाँ परसेंटेज कम है उसकी ओर जब जाते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है विसरण। तो ये हो गया पौधों में श्वसन किस विधि द्वारा होता है? विसरण विधि द्वारा होता है। एक क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है और वो पूछ भी देता है कि कौन से भाग में कौन से संरचना होती है जिसमें क्या विसरण होता है। अब आप देखोगे आपने एक बात सुनी होगी कि घर में अक्सर लोग कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? आपने इसका आंसर भी कई जगह पढ़ा होगा कि रात में पौधे क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यही ना, रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो क्या पौधे सिर्फ रात में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं? हमें रात में ही क्यों नहीं सोना चाहिए? पौधे दिन में हमारे नुकसानदायक क्यों नहीं है? क्या दिन में नहीं छोड़ते हैं या छोड़ते तो नुकसान नहीं होता है? तो क्या कारण है इसको जरा सोचते। पौधे जो होते हैं सुपोषी होते हैं, हमने ये बात पढ़ी थी। कैसे होते हैं? उनमें क्या होता है प्रकाश संश्लेषण होता है। जब पौधों में क्या होता है प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं ये भोजन बनाते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। पौधों में क्या अपना क्या होता है क्लोरोफिल होता है। प्रकाश की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं यहाँ से भोजन बनाते हैं। इतनी बात समझ लीजिए ये प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण हो गया, भोजन बन गया। इस भोजन का मुख्य काम क्या होता है? भोजन लेना तो काफी नहीं है, इस भोजन से हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। इस भोजन से हमें क्या चाहिए होती है? ऊर्जा चाहिए होती है। अब इस भोजन से हमें ऊर्जा बनानी होती है, तो ऊर्जा कैसे बनती है? जब क्या होता है श्वसन होता है। तो यहाँ पर पौधे क्या करते हैं? श्वसन करते हैं और इस श्वसन में क्या होता है उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हाँ, यहाँ पे जैसे भोजन बनता है, भोजन के साथ क्या होता है ऑक्सीजन बनती है। ये ऑक्सीजन क्या होती है जब पौधे क्या करते हैं श्वसन करते हैं तो इस ऑक्सीजन को पौधे क्या करते हैं श्वसन में यूज कर देते हैं। श्वसन में यूज करने से कारण ये जो भोजन है इसका क्या हो जाता है यहाँ पे विखंडन हो जाता है। विखंडन हो जाता है और विखंडन के कारण इसमें क्या बनेगी? ऊर्जा बनती है और कुछ क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से गई, फिर से क्या होगा? दिन का समय है, प्रकाश संश्लेषण पौधे में चलता रहता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर किसमें यूज होगी? प्रकाश संश्लेषण में यूज होगा। प्रकाश संश्लेषण में यूज होने के कारण अब क्या होता है उसे वायुमंडल में छोड़ने के लिए उसके पास कोई मटेरियल ही नहीं बचता। उसके पास जितना कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है प्रोड्यूस होता है श्वसन के द्वारा उतना ही वो अपने प्रकाश संश्लेषण में यूज करेगी। इसका मतलब क्या है? दिन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। इसलिए दिन में हम जो पेड़ पौधे के नीचे सोना हमारे लिए क्या होता है? लाभदायक होता है, कोई नुकसान का कार्य नहीं होता है। अब एक चीज यहाँ पे और आती है, मैंने बोला कि जो पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं, उसको अपने श्वसन में यूज कर लेते हैं। फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? एक्चुअली होता क्या है जब प्रकाश संश्लेषण होता है कि ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है। बहुत ज्यादा मात्रा में बनने के लिए जो यूज होती है वो बहुत थोड़ी सी मात्रा को पौधे क्या करते हैं अपनी आवश्यकता के लिए यूज करते हैं और अधिकांश जो ऑक्सीजन होती है बढ़ जाती है बहुत बड़े अमाउंट में, उसे क्या करते हैं वायुमंडल में छोड़
दिया जाता है। तो इस तरह से वायुमंडल में ऑक्सीजन चली जाती है। अब ये तो केस हो गया रात को, फिर रात में किस तरह से होता है कि हमें पौधे हमारे लिए क्या होता है, रात में नुकसानदायक बन जाते हैं। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। होता क्या है, अब यहाँ पे शोषण हो गया। अब इसको इस तरह से हुआ, पौधों ने शोषण करा, शोषण से क्या हुआ, भोजन का विखंडन हुआ, विखंडन से क्या बना, ऊर्जा बनी, और साथ में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज हो रही थी, प्रकाश संश्लेषण में यूज हो रही है, प्रकाश संश्लेषण में इसने यूज होना था, लेकिन संश्लेषण में इसने यूज होना था, लेकिन दिन में रात में क्या है, प्रकाश है ही नहीं। जब प्रकाश नहीं तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे की जो बॉडी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो पौधा जो होगा अपने शरीर से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा। इससे क्या करेगा, वायुमंडल में छोड़ देगा। तो इस तरह से रात में प्रकाश संश्लेषण ना होने के कारण उनको क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत ही नहीं होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। साथ में उन्हें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमें पता क्या बनती है, ऑक्सीजन बनेगी। जब ऑक्सीजन बनेगी तब क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को श्वसन में यूज करते हैं। लेकिन जब रात में प्रकाश संश्लेषण ही नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा। ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो ये ऑक्सीजन जो है वायुमंडल से लेते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल से लेने के कारण इनके जो प्लांट होते हैं, प्लांट के आसपास के एरिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दो कारण, एक तो वायुमंडल से ऑक्सीजन ले रहे हैं, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं छोड़ना, सोना चाहिए। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे हमने पढ़ा, मैंने बताया कि पौधों में क्या होता है, विसरण विधि द्वारा क्या होता है, शोषण होता है। यानी कि पौधों में जो विसरण हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, विसरण की जो दर है वो किस पे निर्भर कर रही है, वो निर्भर कर रही है पौधे की आवश्यकता पे, है ना। ये दर निर्भर कर रही है, किस पे निर्भर कर रही है, पौधे की आवश्यकता पर। कैसे, दिन में हम देखते हैं रात्रि क्या होता है, रात्रि हो रही है तो वहां पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण जब नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। यही हो रहा है ना, रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं। यानी कि उस समय जो विसरण शरीर से अंदर से बाहर विसरण हो रहा है वो किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है। वहीं अगर दिन की बात करें तो दिन में क्या होता है, ऑक्सीजन का विसरण होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है। कैसे, दिन में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता रहता है कंटिन्यू, तो उसकी बॉडी में इतना ज्यादा ऑक्सीजन होता है कि वो उतना यूज ही नहीं कर पाता है। तो उससे क्या करता है, वायुमंडल में छोड़ देते हैं। कि उनकी बॉडी से किस चीज का विसरण हो रहा है, ऑक्सीजन का विसरण हो रहा है, और साथ में ऑक्सीजन का विसरण हो रहा है। और उन्हें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उनके जो श्वसन होता है, श्वसन में इतना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता कि वो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या पर्याप्त हो। इसलिए क्या करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो वो वायुमंडल से क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर रहे हैं, वो अवशोषण कर रहे हैं, अवशोषण कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब विसरण की जो दर है किस पे डिपेंड हो रही है, पौधे की आवश्यकता पे। यहीं पे वो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करेंगे और क्या करेंगे, ऑक्सीजन का अवशोषण करेंगे, अवशोषण करेंगे। हम देख रहे हैं कि जो गैस का आदान प्रदान है वो क्या रात्रि और दिन में क्या हो रहा है, अलग अलग टाइप से हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। हम श्वसन पढ़ रहे थे, श्वसन में थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है जिसमें हम पढ़ेंगे विभिन्न जीवों में श्वसन। विभिन्न जीवों में अलग अलग प्रकार के श्वसन तंत्र होते हैं, उनके बस हमें सिर्फ नाम पढ़ने हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, जो जीव होते हैं, जीव को मेनली दो भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू उनके रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस होती है उसके हिसाब से। जो जीव है उनके दो भाग देखिए, दो भाग, एक है जलीय जीव और दूसरा जो हो गया वो हो गया आपका स्थलीय जीव। जलीय जीव जो जल में रहते हैं, स्थलीय जीव जो स्थल में
रहते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं श्वसन, तो हमें श्वसन के अकॉर्डिंग देखना है कि जो स्थलीय जीव है वो श्वसन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो जो स्थलीय जीव है श्वसन के लिए क्या चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये ऑक्सीजन जो होते हैं ये वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं। वहीं अगर हम जलीय जीव की बात करें तो ये ऑक्सीजन कहाँ रहते हैं, ये तो स्थल में रहते हैं तो ठीक है, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जो जलीय जीव हैं जैसे कि मछली होगी, अन्य पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, तो वो जो ऑक्सीजन लेते हैं वो जल में घुली हुई, जो पानी है पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं उसे ग्रहण करते हैं। यानी जल में विलय ऑक्सीजन को लेते हैं। अब बात करें तो स्थल में क्या है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा काफी अधिक है, लेकिन जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। और ऑक्सीजन की मात्रा जब बहुत कम होगी तो हमें अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए क्या होगी, हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, सांस लेना। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन अधिकांश मात्रा में, अच्छी खासी मात्रा है, तो हम एक बार में सांस में क्या करेंगे, हमारी बॉडी में अच्छी खासी मात्रा में ऑक्सीजन चले जाएगी जो हमारी पूर्ति कर सकती है। वहीं अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। क्यों, ताकि जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, वो पर्याप्त मात्रा में पहुंच पड़े। तो जल में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए जलीय जीवों में जो श्वसन दर होता है वो तीव्र होता है। यानी इनमें क्या होता है, श्वसन दर अधिक होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम है। वहीं जो स्थलीय जीव है उनमें जो होता है श्वसन दर कम होता है। किसके अकॉर्डिंग, जलीय जीव में। इसे जो पूरा बताने का प्रोसेस था वो बस इसमें से एक क्वेश्चन ये था कि निम्न में से किसमें श्वसन दर अधिक होता है, किसमें श्वसन दर कम पाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत बनते हुए देखे हैं। तो उसमें से जो ऑप्शन होता है उसमें 3-4 जीवों के नाम दे दिए, उनमें से एक डिफरेंट होगा, जो स्थलीय होगा या जलीय होगा। उसमें पूछा जाता है कि निम्न में से किसमें श्वसन दर अधिक होता है। बस सिर्फ रट लेते तो भूल जाते, इसलिए मैंने ये पूरा बताया कि क्यों अधिक होता है, क्या कारण है कि जलीय जीवों की श्वसन दर जो तो धूर्त होती है, यानी स्पीड से जल्दी जल्दी वो श्वसन करते हैं। जैसे कि आप मछली को भी देखोगे, इसका क्या हो गया, मछली हो गई है ना। मछली तो मछली कैसे श्वसन करता है, कभी देखा आपने? मछली क्या करती है, अपना पानी में क्या करती है, पानी से थोड़ा सा ऊपर उठती है, पानी के अंदर ही क्या करती है, अपना मुंह खोलती है और जल्दी से उस पानी को स्पीड से, जिसके जो गर्दन के पास में क्या होता है, क्लोम होता है, क्लोम में भेजती है। और क्लोम से क्या होता है, क्लोम में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके थ्रू वो पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू चली जाती है। इसमें क्या होता है, ये करती है, मुख खोलती है, मुख से उससे क्लोम में भेजती है और क्लोम से क्या होता है, पूरे शरीर में चला जाता है। तो इसमें इस प्रकार के श्वसन होते हैं। इस काम को वो जल्दी जल्दी करते हैं ताकि उसकी ऑक्सीजन की मात्रा पूरी हो सके। और स्थलीय जीव क्या करते हैं, जैसे कि मनुष्य हम सांस लेते हैं और हमारे क्या करते हैं, वो फेफड़ों में चला जाता है। अब ये बात होगी श्वसन की। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग जीवों में श्वसन तंत्र। हमने यहाँ पे पढ़ना है विभिन्न श्वसन तंत्र, विभिन्न श्वसन। अगर जीव अलग अलग हैं तो उनमें जो श्वसन तंत्र है यानी सांस लेने वाले अंग हैं वो अलग अलग है। जैसे हमने अभी क्या दिखा था, मछली में क्या थी, क्लोम था, मनुष्य में क्या है, फेफड़े। तो ऐसे ही अलग अलग जीव हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के क्या है, श्वसन तंत्र है। लेकिन इन जो अलग अलग प्रकार है उनकी संरचना अलग, इसलिए भिन्न भिन्न कहा गया। लेकिन इन श्वसन तंत्रों में भी जो अलग अलग होने के बावजूद भी इनमें कुछ समानता पाई जाती है। वो समानता क्या है, समानता इस प्रकार से है कि जो भी हिस्सा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, उसमें क्या है, वो उस एरिया का जो सतही क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। जैसे कि जब हम ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो मनुष्य में क्या एल्वुलाई होते हैं, जहाँ पे कुपिकाएं होती हैं, वहां पे क्या होता है, गैस का आदान प्रदान होता है। तो कुपिका का एरिया क्या होता है, अपने सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। कुपिका का स्ट्रक्चर कुछ याद है, लास्ट में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था। तो ये क्या होता है, जब इसमें हवा आती है तो ये अपने एरिया को क्या करते हैं, बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। जैसे हवा जाएगी तो ये घट जाता है। तो ये जो होता है सब में समानता पाई जाती है इस ऑर्गन की। क्या,
कि ऑक्सीजन यानी गैस के आदान प्रदान वाले क्षेत्र का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ये सारे एनिमल में अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र होने के बावजूद भी ये एक कॉमन फैक्टर होता है कि जहाँ पे गैस का आदान प्रदान होता है वहाँ पे क्या होते हैं, वो अपने सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो सतही क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है, बहुत पतला होता है और बहुत क्या होता है, मुलायम होता है। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे क्या होता है, गैस का आदान प्रदान होना किस विधि द्वारा होता है, विसरण विधि द्वारा होता है। और तभी हो पाएगा जब क्या होगी, सतह जितनी ज्यादा पतली होगी उतनी क्या होगी, गैस को इसके आर पार जाने में आसानी हो। अगर सतह जितनी ज्यादा क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, तो इससे आर पार जाने में क्या होगी, मॉलिक्यूल्स को, गैस के, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को आर पार जाने में क्या होगी, दिक्कत होगी। इसलिए क्या होती है, सतही क्षेत्र बहुत पतली और मुलायम होती है। और कौन सी विधि द्वारा होता है, विसरण विधि द्वारा वहां पे गैसों का आदान प्रदान होता है। अब हम कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम जान लेते हैं जो पेपर में थोड़ा बहुत पूछे जाते हैं। इसमें एक कॉमन है, सबको पता होगा। सबसे पहले मछली का श्वसन तंत्र। मछली किसके द्वारा श्वसन करती है, क्लोम के द्वारा करती है, जिसे गिल्स भी कहा जाता है। और जिस प्रकार का मछली में श्वसन तंत्र पाया जाता है इसे गिल श्वसन तंत्र या ब्रोंकाई रेस्पिरेशन कहा जाता है, या इसे कहा जाता है इंग्लिश में ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। ब्रोंकियल रेस्पिरेशन है, ब्रोंकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। दूसरे मनुष्य में आपको पता है कैसे होता है, फेफड़ों द्वारा होता है। और इसके अलावा आप एक कोशिकीय जीव ले लीजिए, जैसे एक कोशिकीय जीव में ले लो आप अमीबा है। अमीबा ये भी कई बार पूछा गया है। अमीबा में जो रेस्पिरेटरी होता है वो उसकी कोशिका झिल्ली, अमीबा खुद ही एक ही कोशिका एनिमल, इस प्रकार का एनिमल है। तो उसमें जो श्वसन होता है इस कोशिका झिल्ली के द्वारा वो श्वसन करता है। उससे जैसे ही उसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक पहुँचा देता है, यहाँ से इसको इस झिल्ली द्वारा बाहर पहुँचा देता है, बाहर फेंक देता है। उसी तरीके से वायुमंडल से वो यहाँ इसी झिल्ली से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। यानी जो अमीबा है उसमें जो श्वसन होता है वो कैसा होता है, कोशिका झिल्ली द्वारा होता है। इसे झिल्ली श्वसन या कोशिकीय श्वसन भी कोशिकीय श्वसन या झिल्ली श्वसन कहा जाता है। इसी प्रकार के आपका तीसरा टिड्डा हो गया। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। टिड्डा इसमें जो पाया जाता है, इसमें नली के द्वारा श्वसन होता है, जिससे ट्रैकिया कहा जाता है। आप कुछ नाम जो है हिंदी में यहाँ पे जो होता है, मैंने लिखा देखिए नली श्वसन ना लिखा के ट्रैकिया श्वसन ही लिखा रहता है। ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल ही हिंदी में लिख देंगे, इसे ट्रैकियल इंग्लिश में ना लिखे हिंदी में लिख लेंगे ट्रैकियल और श्वसन कर देंगे। तो यहाँ पे आप कुछ जगह पे तो दोनों नाम याद कर लीजिए ताकि आपको पेपर में आते हुए भी ना छूट जाए। तो ये क्या हो गया, श्वसन तंत्र जो इसमें ट्रैकियल रेस्पिरेशन किया, नली श्वसन पाया जाता है, ट्रैकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। उसके अलावा टिड्डा हो गया, मेंढक हो गया। जैसे मेंढक का देखोगे तो मेंढक क्या होता है, जब टेडपोल अवस्था में होता है, टेडपोल अवस्था में होता है तो उसमें उस समय जो श्वसन पाया जाता है उस समय उसमें क्लोम के द्वारा श्वसन होता है। वहीं जब क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, यानी प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है, यानी कि वो क्या बन जाता है, पूरा मेंढक बन जाता है, तब उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा एक और, जैसे आप देखोगे केंचुआ और आपका हो गया लीच यानी कि जोंक। केंचुआ और जोंक कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें जो श्वसन होता है वो अपनी
त्वचा के द्वारा होता है। उनकी जो स्किन होती है माना इस तरह से आपका क्या है, ये आपका कॉकरोच हो गया, ठीक है, कॉकरोच है। तो ये कॉकरोच जो होता है अपनी इस स्किन के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो त्वचा केंचुआ और जोंक में त्वचा के द्वारा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, त्वचीय श्वसन कहा जाता है, या इसे कहा जाता है आपके इसे कहा जाता है त्वचा के द्वारा होता है, त्वचीय श्वसन कहा जाता है इसे। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इनके लर्न कीजिए। और यहाँ पे जो होता है आपका श्वसन जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वाहन पढ़ेंगे हम मनुष्य में, प्लांट्स में, और कुछ इसी तरह से थोड़ा शॉर्ट में कुछ अन्य एनिमल्स के नाम भी ले लेंगे कि उनमें किस तरह के श्वसन तंत्र पाए जाते हैं। इनमें डिटेल से नहीं पूछा जाता कि किस तरह की प्रोसेस होता है, बस उसके पूछ लिया जाता है कि उसके ऑर्गन्स का नाम क्या है या उनमें किस तरह के श्वसन पाए जाते हैं। त्वचा श्वसन जो होता है इसे क्यूटिकल रेस्पिरेशन कहा जाता है, इसे क्यूटिकल रेस्पिरेशन, त्वचा श्वसन, या इसे दूसरा जिसका नाम है क्यूटिकल रेस्पिरेशन कहा जाता है। त्वचा ना देके कई बार क्यूटिकल ही दे देता है। तो इस तरह से आप इसको लर्न कीजिए।